हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए आरआरबी जेई में पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है प्रीति सूदन, डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर अजय कुमार और राज शुक्ला। तो इसमें यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट। पूर्व रक्षा सचिव और 1985 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार को मई 2025 में यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्व पद यानी बैकग्राउंड, उन्होंने अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक भारत के रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया था। उन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2025 में समाप्त हुआ था। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना ऑप्शन है 1881, 1872, 1865 और 1891। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है प्रथम प्रयास यानी फर्स्ट अटेम्प्ट। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई थी। प्रथम समकालिक जनगणना यानी फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस भारत की पहली पूर्ण और व्यवस्थित यानी सिंक्रोनस जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तब से हर 10 साल में जनगणना आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है एन श्रीनिवासन, एम एस धोनी, पी एस रमन, स्टीफन फ्लेमिंग। इसमें 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेखक यानी इस पुस्तक के लेखक पी एस रमन है, जो तमिलनाडु के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन टीएनसीए के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। विषय, यह पुस्तक आईपीएल की प्रसिद्ध टीम चेन्नई सुपर किंग्स की यात्रा, उसके शुरुआती वर्षों के संघर्ष, कानूनी लड़ाइयाँ और 2 साल के प्रतिबंध के बाद शानदार वापसी की और अनकही कहानियों को उजागर किया। विमोचन की बात करें तो इस पुस्तक का आधिकारिक विमोचन मार्च 2025 में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की उपस्थिति में चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के दशक की हरित क्रांति के दौरान भारत में उपयोग की जाने वाली मुख्य उच्च उपज वाली HYV गेहूं की किस्म कौन सा था? तो HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी का गेहूं का किस्म कौन था? तो ऑप्शन है जया और रत्ना, कल्याण, सोना और सोनोरा, पद्मा और पूसा, बासमती और सुवर्ण। इसमें 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उत्पत्ति की बात करते हैं। ओरिजिन, 1960 के दशक के मध्य में भारत ने नॉर्मन बोरलॉग द्वारा मेक्सिको में विकसित हुई गेहूं की बौनी किस्मों का आयात किया था। इसमें सोनोरा 64 और लार्मा रोजा प्रमुख थी। भारतीय किस्में, भारतीय वैज्ञानिकों जैसे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने इन मैक्सिकन किस्मों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर कल्याण, सोना और सोनालिका जैसी संकर किस्में विकसित की। प्रभाव, इन बीजों यानी HYV सीड्स ने सिंचाई और उर्वरक के साथ मिलकर गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि की, जिसे गेहूं क्रांति यानी व्हीट रिवॉल्यूशन भी कहा गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमुख पॉइंट पर क्विक फैक्ट भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
यदि एक सीधे धारावाही चालक यानी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा करंट को दुगना कर दिया जाए तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र 4 गुना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र 2 गुना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र अपरिवर्तित रहेगा। इसमें 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार यानी बायो सावर्ट लॉ के अनुसार किसी सीधे लंबे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी बी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें जो है समानुपाती संबंध की बात करें तो इसका अर्थ है कि यदि आप करंट को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो दोगुना प्रभाव, यदि धारा I को दुगुना यानी 2I कर दिया जाता है तो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी स्वतः जो है दुगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है दूरी का प्रभाव। ध्यान रहे कि चुंबकीय क्षेत्र दूरी यानी R के व्युत्क्रमानुपाती B जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है यदि यानी तार से दूर जाने पर क्षेत्र जो है कमजोर हो जाता है। निष्कर्ष की बात करें तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सीधा संबंध होने के कारण करंट को डबल करने पर चुंबकीय शक्ति भी डबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है तो क्या होता है। सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सामान्य रूप से काम करती रहती है, केवल प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, पूरी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है, राष्ट्रपति संसद को भंग कर देते हैं और तुरंत चुनाव की घोषणा करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन जो इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इसमें जो है सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इस्तीफा, यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह माना जाता है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपना पड़ता है। प्रक्रिया, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। परिणाम, यदि सरकार इस्तीफा दे देती है और कोई अन्य दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता तब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं और नए चुनाव का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के भीतर लिपिड यानी वसा का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो कोशिका के भीतर जो लिपिड का निर्माण ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा लिपिड संश्लेषण यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER कोशिका का वह हिस्सा है जो लिपिड यानी वसा और स्टेरॉयड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। महत्व, यानी जंतु कोशिकाओं में लिपिड जैसे स्टेरॉयड हार्मोन मुख्य रूप से SER में ही संश्लेषित होते हैं और यह कोशिका जो है क्या होता है, यह कोशिका जो है झिल्ली के निर्माण के लिए भी जो है आवश्यक लिपिड प्रदान करता है। वाई अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, मतलब अदर जो है ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है। तो RERS यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम होते हैं, इसीलिए मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ATP ऊर्जा के रूप में कोशिकीय श्वसन और ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। लाइसोसोम, इन्हें आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहा जाता है क्योंकि इनमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट 1932 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पूना पैक्ट के बारे में पूछा है तो इसका ऑप्शन है BR अम्बेडकर ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, गांधी जी इस समझौते के लिए मान गए थे, दलित वर्गों की सीटें बढ़ा दी गई थी, यह समझौता यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। तो इसमें पूना पैक्ट के बारे में 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, तो कौन सा गलत है इसमें ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
हस्ताक्षर की बात करते हैं। यह कथन गलत है क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी हिंदू नेताओं की ओर से मदन मोहन मालवीय के बीच ही यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था और 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि। ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी ने अनशन किया था, जिसके बाद जो है यह समझौता देखने को मिला। नेक्स्ट है सीटों में वृद्धि। इस समझौते के तहत दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ दी गई, लेकिन प्रांतीय विधानमंडल में उनकी सुरक्षित सीटें 31 से बढ़कर जो है 147 कर दी गई थी। कितना सीट हो गया था? 147 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः कितने वर्ष कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में देखने को मिला था और इसमें जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः जो है कितना वर्ष कर दिया गया? तो ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 5.5 वर्ष, 3 वर्ष। 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 6 वर्ष से घटाकर जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट इसमें है इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है इंदिरा गांधी सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। बदलाव की बात करते हैं तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। उन्होंने 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इस बदलाव को उलट दिया और कार्यकाल को वापस जो है 5 वर्ष कर दिया। लोकतांत्रिक बहाली। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान संविधान में किए गए अनुचित बदलावों को हटाना और लोकतांत्रिक मर्यादा को जो है बहाल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव इसी संशोधन यानी 44वां अमेंडमेंट के तहत जो है संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार यानी आर्टिकल 300 जो है इसमें ला दिया गया था। तो आर्टिकल 300 जो है यह क्या है? 300 का ए में जो है इसमें संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार जो है इसको बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी तत्व की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर मुख्य रूप से किससे निर्धारित होती है? तो एटॉमिक नंबर जो है किससे निर्धारित होती है? तो ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसमें जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। परिभाषा की बात करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही उस तत्व की परमाणु संख्या यानी जेड कहा जाता है। उसको जेड से डिनोट करते हैं। तत्व की पहचान। परमाणु संख्या किसी तत्व की यूनिक पहचान होती है। उदाहरण के लिए यदि परमाणु संख्या 6 है तो वह हमेशा ही जो है क्या रहेगा? तो 6 ही रहेगा। जैसे कि कार्बन का 6 होता है। वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। इसमें जो है और दूसरा ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने पर समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स बनते हैं, लेकिन इससे परमाणु संख्या नहीं बदलती है। दूसरा ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आयन बनने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है जबकि परमाणु संख्या जो है स्थिर रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, इनके योग को परमाणु द्रव्यमान यानी मास नंबर जो है कहा जाता है, परमाणु संख्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक एमीटर की रीडिंग अचानक बढ़ जाती है तो इसका संभावित कारण क्या है? तो एमीटर का रीडिंग अचानक क्यों बढ़ जाएगा? तो ऑप्शन है प्रतिरोध कम हो गया, प्रतिरोधकता बढ़ गई, वोल्टेज कम हो गया, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है 4 ऑप्शन जो है इसके बारे में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहले हम जानते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। V बराबर आई आर के अनुसार विद्युत धारा I और प्रतिरोध R के बीच व्युत्क्रम अनुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R यानी रेसिस्टेंस। प्रभाव की बात करते हैं। यदि वोल्टेज स्थिर रहता है और सर्किट का प्रतिरोध कम होता है तो सर्किट में बहने वाली धारा बढ़ जाती है, जिससे एमीटर की रीडिंग भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट अक्सर शॉर्ट सर्किट जैसी स्थितियों में प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, जिससे करंट की मात्रा जो है तेजी से बढ़ने लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कुल कितने देशों में से 105वें स्थान पर रहा था? तो ऑप्शन है 121 देशों में, 125 देशों में, 127 देशों में, 130 देशों में। इसमें जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत जो है 105वें नंबर पर आता कितने देशों में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है 127 देशों में जो है 2024 में भारत जो है 105वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट इसमें है रैंकिंग की बात करते हैं। तो अक्टूबर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 127 देशों की सूची में 105वें स्थान पर रहा। स्कोर, तो भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 27.3 रहा, जिसे भूखमरी के गंभीर सीरियस स्तर के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट इसमें है इसका प्रकाशक। यह सूचकांक जो है प्रतिवर्ष आयरिश एजेंसी कंसर्न जो है वर्ल्ड वाइड के द्वारा और जर्मन संगठन वेल्टर हंगर हाइल्फ द्वारा जो है संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 प्रमुख संकेतक हैं: अल्प पोषण, बाल कुपोषण, बाल अविकसितता और बाल मृत्यु दर। ये 4 इसमें जो है प्रमुख संकेतक हैं जिससे जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो है स्कोर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा यानी धोबन सोडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धोबन सोडा के बारे में इसमें जो है पूछा है। तो पहला इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसमें इसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, इसका होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट है इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। तो ऑप्शन बी में जो है इसमें जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हो जाएगा, क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र जो है इसमें सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है यह एक अम्लीय लवण है, मतलब ये भी गलत है। इसका उपयोग पानी पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत है। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रासायनिक सूत्र। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। इसमें सोडियम कार्बोनेट के एक अणु के साथ जो है पानी के 10 अणु जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक नाम, इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति, यह एक क्षारीय यानी बेसिक लवण है जिसका pH मान 7 से अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है इसका उपयोग। इसका मुख्य उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में तथा पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान जो है 0.15 kg यानी 0.15 kg और वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है 4.5 जूल, 67.5 जूल, 135 जूल और 6.75 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है हाफ mv²। m कितना है? तो हाफ m का मान जो है 0.15, v का मान कितना है? तो v का मान जो है 30 है। तो पॉइंट जो है इसको उड़ा देंगे, v² है तो एक बार और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 1 0 1 0 कट गया, और जो है इसमें 3 3 9 और 15 यानी 135/2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 67.5 जूल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, ऊर्जा का उत्पादन, विषैले पदार्थों का विषहरण। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा राइबोसोम की उपस्थिति, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो है राइबोसोम चिपके होते हैं, जिसके कारण यह सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरा यानी रफ दिखाई देता है। प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य स्थल है। चूँकि RER पर राइबोसोम मौजूद होते हैं, इसीलिए यह सक्रिय रूप से प्रोटीन के निर्माण और परिवहन में भाग लेता है। गंतव्य, यहाँ बनने वाले प्रोटीन अक्सर कोशिका झिल्ली का हिस्सा बनते हैं या कोशिका से बाहर स्रावित सेक्रेटेड जो है कर दिए जाते हैं।
नेक्स्ट इसमें है वाई अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन ए जो है यह इनकरेक्ट है। लिपिड का संश्लेषण यह कार्य स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाता है क्योंकि इसकी सतह पर जो है राइबोसोम नहीं होते हैं, तो यह ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट आता है इसमें ऊर्जा का उत्पादन, ये भी ऑप्शन सी भी गलत है। ऊर्जा एटीपी बनाने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का है। ऑप्शन डी जो है विषैले पदार्थों का विसहरण, यह कार्य भी मुख्य रूप से एसईआर विशेषकर यकृत या लीवर की कोशिकाओं में जो है द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधनों यानी फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन डेटिंग के संदर्भ में कार्बन के किस गुण के कारण C12 का उपयोग एक मानक यानी स्टैंडर्ड के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन है क्योंकि यह जो है रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव है। दूसरा है क्योंकि यह स्थिर यानी स्टेबल है और इसकी मात्रा समय के साथ नहीं बदलती है। क्योंकि यह केवल पौधों में पाया जाता है। क्योंकि यह वातावरण में सबसे दुर्लभ है। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। कार्बन 12 जो है C12 कार्बन का सबसे सामान्य और स्थिर जो है समस्थानिक स्टेबल आइसोटोप है। इसका क्षय यानी डीके नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि किसी जीव के मरने के हजारों साल बाद भी उसके अवशेषों में कार्बन 12 की मात्रा उतनी ही रहती है जितना जीवित अवस्था में मौजूद होती है। नेक्स्ट आता है इसमें तुलना का आधार कंपेयर करने का। तो कार्बन डेटिंग में हम C14 यानी अस्थिर रेडियोधर्मी की तुलना C12 स्थिर से करते हैं। चूँकि C14 समय के साथ कम होता जाता है और C12 स्थिर रहता है, इन दोनों के अनुपात से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रचुरता यानी कि एबंडेंस। प्रकृति में लगभग 98.9% कार्बन C12 के रूप में ही पाया जाता है, जिससे यह एक विश्वसनीय मानक बन जाता है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों में कार्बन का मुख्य घटक C12 ही होता है, क्योंकि लाखों वर्षों में C14 पूरी तरह जो है समाप्त हो चुका होता है। कार्बन 12 और कार्बन 14 में मुख्य अंतर यानी की डिफरेंस। C12 स्थिर यानी स्टेबल कभी खत्म नहीं होता है। C14 यानी रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव हर 5730 साल में जो है यह आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 बिलियनों यानी सॉल्यूशन को एक बंद निकाय यानी क्लोज सिस्टम में मिलाया जाता है तो उनके कुल द्रव्यमान यानी टोटल मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा यह प्रश्न रसायन विज्ञान के एक मौलिक सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है, जिसे एंटोनियो लेबोजियर ने जो है प्रतिपादित किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं बंद निकाय यानी क्लोज सिस्टम। चूंकि सिस्टम बंद है इसलिए ना तो कोई पदार्थ बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से अंदर आ सकता है। भले ही दोनों विलयनों के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन हो जाए और कोई नया पदार्थ बन जाए, फिर भी अभिकारकों यानी रिएक्टेंट का जो है कुल द्रव्यमान उत्पादों यानी प्रोडक्ट के कुल द्रव्यमान के बराबर ही रहेगा। निष्कर्ष की बात करते हैं तो मिश्रण से पहले का कुल वजन और मिश्रण के बाद का कुल वजन हमेशा जो है समान रहता है, इक्वल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में अधिक क्यों होती है। तो ऑप्शन है क्योंकि उनमें एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड होते हैं। दूसरा है बहुबंध यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति और उनमें मौजूद बॉन्ड के कारण ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है इसमें क्योंकि उनका जो है आणविक द्रव्यमान कम होता है। और चौथा है क्योंकि वे पानी में जो है अधिक घुलनशील होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
बंधों की संरचना है, बॉन्ड स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। तो असंतृप्त यानी सैचुरेटेड, इनमें केवल सिग्मा बॉन्ड जो है होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो बहुत मजबूत और स्थिर होते हैं। जैसे एल का जो है एल्केन CnH2n+2, इसका जो है फॉर्मूला है। नेक्स्ट है असंतृप्त अनसैचुरेटेड, इनमें कम से कम एक द्विबंध यानी डबल बॉन्ड या त्रि बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे एथीन या एथाइन। नेक्स्ट आता है इसमें पाई बॉन्ड की कमजोरी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होता है और आसानी से टूट जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो है बहुत अधिक होता है, जो अन्य रसायनों यानी रीएजेंट को हमला करने के लिए एक आसान साइट प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। चूँकि इनके बॉन्ड आसानी से खुल सकते हैं, इसीलिए ये बहुत जल्दी एडिशन यानी रिएक्शन करते हैं, जैसे हाइड्रोजनीकरण। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, जो काफ़ी धीमी प्रक्रिया से गुजरता है। इसका निष्कर्ष है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मौजूद कमजोर पाई बॉन्ड उन्हें रासायनिक रूप से अस्थिर और अधिक सक्रिय बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान सोडियम आयन Na+ किस इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं और कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है Na+ यानी एनोड की ओर जाते हैं, दूसरा है Na+ कैथोड की ओर जाते हैं, तीसरा है OH- कैथोड की ओर जाते हैं और चौथा है कोई आयन गति नहीं करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड और आयनों का व्यवहार निम्नलिखित सिद्धांतों पर काम करता है। पहला है विपरीत आकर्षण यानी अपोजिट अट्रैक्शन। रसायन विज्ञान का सरल नियम है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कैथोड, यह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के अंतर्गत आता है, कैथोड को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें एनोड, यह धनात्मक यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस पर होता है। दूसरा आता है आयनों की गति, Na+ सोडियम आयन, यह एक धनायन है, धनात्मक होने के कारण यह हमेशा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर भागता है। याद रखने का तरीका है कैटायन गोज टू कैथोड यानी Ca और Ca। नेक्स्ट आता है इसमें OH- हाइड्रोक्सिल आयन, यह एक ऋणायन यानी एनायन है और ऋणात्मक होने के कारण यह धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर भागता है। याद रखने का तरीका है एनायन गोज टू एनोड, A जो है A जाता है। नेक्स्ट है कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पर अपचयन यानी रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, जहां आयन इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट होता है जलीय विलयन में, हालांकि Na+ कैथोड की ओर जाता है, लेकिन हाइड्रोजन की उच्च रिएक्टिविटी के कारण अक्सर वहां हाइड्रोजन गैस H2 जो है मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल घटकों में विघटित या अपघटित होते हैं। तो जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल का बात हुआ है। तो ऑप्शन है सूर्य की रोशनी, सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया और कवक, उच्च दाब और चुंबकीय क्षेत्र। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, परिभाषा पहले देखते हैं। जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जैविक रूप से नष्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रक्रिया, जब कोई जैविक कचरा यानी जैसे फलों के छिलके, कागज, लकड़ी मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्मजीव उन पर कार्य करते हैं। ये जीव विशिष्ट एंजाइम छोड़ते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में
तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल के साथ तुलना। इसके विपरीत प्लास्टिक, कांच या कुछ धातुएं सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्हें अजैव निम्नीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के पास उन्हें तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप मापने के लिए ऑसिलोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? ऑप्शन है क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती और यह स्वचालित उपकरणों के लिए उपयुक्त है। दूसरा है क्योंकि यह केवल उच्च रक्तचाप का पता लगा सकता है। तीसरा है क्योंकि यह रक्त के रंग को मापता है। चौथा है क्योंकि यह हृदय की धड़कन को अस्थायी रूप से रोक देता है। इसमें 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका होगा, क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है और यह स्वचालित उपकरणों के लिए उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, पौधों में जल और खनिजों का ऊपर की ओर संवहन मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है? तो पौधों में जल और खनिजों का ऊपर की ओर संवहन ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम और रंध्र और पित्त। 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो जाइलम के द्वारा क्या है? जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण ऊपर की ओर संवहन होता है। तो यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है जाइलम का कार्य। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जिसका मुख्य कार्य जड़ों से अवशोषित जल और खनिज लवणों को तने और पत्तियों तक ऊपर की ओर पहुंचाना होता है। नेक्स्ट आता है इसमें एक दिशीय प्रवाह यानी कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो। जाइलम में परिवहन हमेशा एक ही दिशा में होता है, नीचे जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर इसका फ्लो होता है। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव यानी ट्रांसपीरेशन पुल। पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण यानी ट्रांसपीरेशन के कारण एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जो जाइलम के माध्यम से पानी को ऊंचे पेड़ों की चोटी तक चढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम से अंतर, इसके विपरीत फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भागों तक ऊपर और नीचे दोनों तरफ पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है इसका मुख्य घटक यानी कंपोनेंट की बात करते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, ट्रैकिड्स और वाहिकाएं यानी वेसल्स। ये मुख्य रूप से पानी के संवहन के लिए जिम्मेदार और ट्यूब जैसी संरचनाएं इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है जाइलम यानी कि पैरेन्काइमा। क्या है? तो जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर ये सहायता और मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को धक्का पुश करता है लेकिन दीवार अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती, तो भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा? तो वर्क डन क्या होगा? ऑप्शन है धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य और अधिकतम कार्य। तो इसमें 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। तो इसमें विस्थापन क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 0 हो रहा है। तो विस्थापन 0 हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा। तो कार्य इसमें 0 होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में याद रखने योग्य बातें यानी क्विक फैक्ट्स। कार्य तब धनात्मक होता है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है। कार्य तब शून्य होता है जब विस्थापन शून्य हो और बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, जैसे कूली द्वारा सिर पर बोझ उठाकर चलना। इसमें कार्य 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से 2 जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ऑप्शन है चमोली और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। इसमें 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सीमा साझा करना। उत्तराखंड के केवल 2 जिले ही हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये जिले उत्तरकाशी और देहरादून है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के जिले। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के 3 जिले सिरमौर, शिमला और किन्नौर उत्तराखंड की सीमा से लगते हैं। प्राकृतिक सीमा,
टोन्स नदी इन दोनों राज्यों के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, जो मुख्य रूप से उत्तरकाशी और देहरादून जिलों से होकर बहती है। भौगोलिक स्थिति, उत्तरकाशी यह हिमाचल के शिमला और किन्नौर जिलों से जो है लगता है। नेक्स्ट आता है इसमें देहरादून, यह हिमाचल के सिरमौर और शिमला जिलों से जो है अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन यानी CH4 और ऑक्सीजन O2 के पूर्ण दहन यानी कंप्लीट कंबसन से मुख्य रूप से क्या उत्पाद बनता है? तो इसमें क्या उत्पाद बनता है? तो इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, केवल कार्बन, एथिल अल्कोहल। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहले हम लोग दहन की प्रक्रिया देखते हैं, प्रोसेस ऑफ कंबसन। जब मीथेन यानी जो कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में जलती है तो यह एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा यानी गर्मी और प्रकाश जो है मुक्त होता है। नेक्स्ट आता है इसमें रासायनिक समीकरण। इसका जो है रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन, मीथेन के दहन का संतुलित समीकरण, मीथेन CH4 होता है और ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 देगा और जो है जल देगा और हीट को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O क्या है, जल है, वाष्प के रूप में यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसमें अपूर्ण दहन। क्या आता है? अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबसन। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम यानी लिमिटेड सप्लाई हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO या कालिख यानी कार्बन ब्लैक जो है इसमें बनते हुए देखा जाता है। नेक्स्ट आता है महत्व, मीथेन का दहन घरों में खाना पकाने यानी LPG और CNG और बिजली संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत इसमें होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो है मुख्य बिंदु है हाइड्रोकार्बन। सभी हाइड्रोकार्बन जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन जलने पर हमेशा CO2 और H2O ही बनाते हैं, ये याद रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा, इस अभिक्रिया में लगभग 891 किलो जूल पर मोल ऊर्जा जो है निकलती है।